अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हुमरान फ़ज़ल। और आज मैं पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू नहीं करूँगा, बल्कि मैंने जब ये पेज बनाया था, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है उस पर भी डिस्कशन करूँगा। उन तमाम तर फैसलों के ऊपर डिस्कशन करूँगा जिसकी वजह से पाकिस्तान को हमने देखा कि नुकसान हुआ, और उन तमाम तर फैसलों पर भी डिस्कशन करूँगा जिसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। तो जो आज मेरा व्लॉग है उसका मकसद ये है कि मैं पाकिस्तान के ऐसे 5 ऐसे फ़ैसलों को डिस्कस करूँगा जो मेरी नज़र में ब्लंडर्स हैं, जो 1947 में स्टार्ट हुए और 1980 तक गए। उसके बाद मैं एक और व्लॉग बनाऊँगा जिसमें मैं 1980 से लेकर जो बाकी के 2022 तक के ब्लंडर्स हैं उनको डिस्कस करूँगा। तो मेरी नज़र में जो पहला ब्लंडर है वो ये है कि जैसे ही पाकिस्तान 1947 में बना तो हमने एक फ़ैसला किया, हमने एक पॉलिसी बनाई, और वो ये थी कि हम प्रो यूएसए रहेंगे और एंटी रशिया जाएंगे। यानी कि हम जो एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था दुनिया का उसके अंदर जाके रहेंगे, और जो एक कम्युनिस्ट ब्लॉक है उसके एंटाई जाएंगे, और हमें लगा था इससे हम तरक्की करेंगे। और इसी के हवाले से हम लोगों ने अपनी पॉलिसी पे काम शुरू किया। लेकिन शुरू में हमने देखा कि यूएस हमारे साथ नहीं था, उनको हमारी शायद उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 1954 में जैसे ही कोल्ड वॉर का आगाज़ हुआ, कोल्ड वॉर हुई थी यूएस और रशिया के दरमियान, यानी कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के दरमियान। जैसे इस वॉर का आगाज़ हुआ तो यूएस हमारे साथ आ गया। उसके बाद हमने यूएस से बहुत सारे डिफेंस के मुआहदे किए, सेंटो का हम हिस्सा बने, हमने बगदाद पैक्ट साइन किया, और पाकिस्तान में एक तरक्की शुरू हो गई जो हमें लग रहा था कि तरक्की है, लेकिन दर हकीकत वो तरक्की नहीं थी। उसमें हुआ यह कि यूएस से हमें पैसे आते थे, हमने अपने डिफेंस को मजबूत किया, पाकिस्तान में कुछ इंडस्ट्रीज़ भी लगी, लेकिन हकीकत में यहाँ पर कोई तरक्की नहीं हो रही थी, क्योंकि जैसे ही वो पैसे ख़त्म होते थे हमारे पास कुछ भी और नहीं होता था आगे बढ़ने के लिए। दूसरी तरफ हमने इंडिया को देखा, उन्होंने कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिससे आप कह सकें कि वो प्रो यूएस थे या एंटी रशिया थे, बल्कि उन्होंने अपनी एक नई पॉलिसी बनाई, खुद मुख्तार अपने आप को किया। उन्होंने आज़ादी के असल मतलब को समझा, और उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाया और एक नई पॉलिसी बनाई। शुरू में हमने देखा उनकी तरक्की, उनकी ग्रोथ हमसे स्लो थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके हमसे बहुत आगे निकल गए। तो प्रो यूएस जाना और अपनी कोई पॉलिसी ना बनाना मेरी नज़र में पहला ब्लंडर था पाकिस्तान का। उसके बाद दूसरा ब्लंडर तब सामने आया जब 1954 के अंदर जो उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली थी पाकिस्तान की उसको डिज़ोल्व कर दिया गया, और ये गवर्नर जनरल जो थे पाकिस्तान के उस वक्त के ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान, उन्होंने डिज़ोल्व किया। और फिर जो सिंध असम्बली के स्पीकर थे तमीज़ुद्दीन साहब, वो उस वक्त के सिंध हाई कोर्ट में चले गए, उन्होंने इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील की, और सिंध हाई कोर्ट ने इस फैसले को उड़ा दिया और उन्होंने असम्बली को दोबारा बहाल कर दिया। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जो गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, वो उसके बाद उस वक्त का जो फेडरल कोर्ट था, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो वहाँ चले गए, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त के जस्टिस मुनीरुद्दीन, उन्होंने एक फ़ैसला लिखा। पहले तो उन्होंने कहा कि जो गवर्नर साहब ने असम्बली को डिज़ोल्व किया वो बिल्कुल ठीक किया है, और फिर उन्होंने एक फ़ैसला लिखा जिसको लॉ ऑफ नेसेसिटी कहा गया, और डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी या कानून ज़रूरत भी वो कहलाता है। वो था क्या? वो ये था कि गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियारात थे, और बाद में यही गवर्नर जनरल का जो अहदा था वो प्रेसिडेंट में कन्वर्ट हो गया, कि उनके पास ये इख्तियार है कि वो असम्बली को डिज़ोल्व कर सकते हैं अगर असम्बली करप्ट है, या अगर असम्बली जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करी। तो क्योंकि ये एक चीज़, ये कानून जो था बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव था, ये कौन तय करता है कि असम्बली करप्ट है या वो काम नहीं करी, लेकिन ये कानून बना दिया गया। उसके बाद हमने देखा इसी कानून की वजह से पाकिस्तान में जितने भी कू हैं, वो सबसे पहले अयूब खान साहब का कू हो, उस इसी कानून ने उस कू को जस्टिफाई किया। फिर याया खान का जो कू था उसको इसी कानून ने जस्टिफाई किया। फिर 1979 में जो ज़ियाउल हक साहब का कू था उसको भी इसी कानून ने जस्टिफाई किया। फिर परवेज़ मुशर्रफ के कू को भी जस्टिफाई किया। और ये सिर्फ मिलिट्री डिक्टेटर्स के कू को जस्टिफाई नहीं करा था, ये जितने भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स थे उन वो जब असम्बली को डिज़ोल्व करते थे उनको भी जस्टिफाई करता था। यानी कि जब बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत बनी और उस वक्त के प्रेसिडेंट ग़ुलाम इसा खान ने हुकूमत को घर भेज दिया और असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया, तो उन्होंने भी इसी लॉ ऑफ नेसेसिटी की मदद ली। फिर उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी उन्होंने उसको भी घर भेज दिया, और फिर उन्होंने फिर से लॉ ऑफ नेसेसिटी की मदद ली। फिर फारूक लगारी साहब जो एक और प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उन्होंने दूसरी बार बेनज़ीर की हुकूमत को घर भेजा इसी कानून की मदद लेके। फिर नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कू किया, तो उन्होंने भी यही लॉ ऑफ नेसेसिटी की मदद ली। तो मेरी नज़र में जो दूसरा ब्लंडर हुआ पाकिस्तान की तारीख़ में वो यही लॉ ऑफ नेसेसिटी था। तीसरा ब्लंडर तब हुआ जब 1954 के अंदर उस वक्त के पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद अली बोगड़ा साहब, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। 54 में उन्होंने पॉलिसी बनाई और 55 में उसको लॉन्च कर दिया गया, और उसको 1 यूनिट कहा गया। फिर 1958 के अंदर जब अयूब खान साहब आए तो उन्होंने इसको कंफर्म कर दिया, पक्का कर दिया, और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वो पाकिस्तान के आप कह सकते हैं आइन का हिस्सा बन गया। अब 1 यूनिट था क्या? 1 यूनिट ये था कि 2 यूनिट्स बनाए जाएंगे, एक ईस्ट पाकिस्तान में और एक वेस्ट पाकिस्तान में, और जितने भी प्रोविंसेस हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो निचले लेवल पे काम करती हैं, उनसे पावर ले ली जाएगी और सारी की सारी
सारी पावर जो है वो सेंटर में होगी, यानी कि इस्लामाबाद में बैठकर कोयटा के फैसले करना शुरू कर दिए गए। इसका नताइज क्या थे? इसके नताइज ये थे कि उसके फुल फॉर बाद ही बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई, और फिर 3 इंसर्जेंसीज बलूचिस्तान में हुई। पहली इंसर्जेंसी अयूब खान साहब के ज़माने में ही हो गई, दूसरी इंसर्जेंसी भुट्टो साहब के ज़माने में हुई, और तीसरी इंसर्जेंसी परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुई। और इन इंसर्जेंसीज़ की वजह से ही नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो पाकिस्तान में उभरा। सिर्फ ये बातें बलूचिस्तान तक नहीं रह गई, जो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ थे वहाँ पे भी ये इशूज़ स्टार्ट हो गए, सिंध में भी स्टार्ट हो गए, और फिर जो पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने और सूबे बनाने की भी बातें शुरू कर दी कि हज़ारा सूबा बनाया जाए, सराइकी सूबा बनाया जाए, पंजाब के अंदर 3 सूबे बनाए जाएँ और बलूचिस्तान को खुद मुख्तारी दी जाए। इस किस्म की सारी बातें जो है इस फैसले के बाद ही हुई, और वो ये कहा जा सकता है कि उस फैसले की वजह से हम आज तक नताइज भुगत रहे हैं कि जो टेररिस्ट आउटफिट्स बनी जिसमें BLA है, ये शायद इन्हीं फैसलों की वजह से बनी कि लोगों के पास जब पावर नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी, तो आहिस्ता आहिस्ता करके इन कामों में आना शुरू हो गए। तो ये तो तीसरा ब्लंडर था मेरी नज़र में। चौथा ब्लंडर तब हुआ जब 1970 में इलेक्शन हुए और मुजीबुर रहमान जो थे वो इलेक्शन जीत गए। उन्होंने 162 सीट्स जो थी ईस्ट पाकिस्तान में, उसमें से 160 सीट्स को क्लीन स्वीप किया, वो 160 सीटें जीत गए। दूसरी तरफ 81 सीट्स जो वेस्ट पाकिस्तान में थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीत गए। लेकिन फैसला ये हुआ कि मुजीबुर रहमान, क्योंकि उनके पास अब मैंडेट था, उनको तब भी हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी, और उनको जब हुकूमत नहीं बनाने दी गई और तो इस वजह से बांग्लादेश में मसाइल क्रिएट हो गए, लोग रेजिस्टेंस की तरफ आ गए, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाने लग गए, हुकूमत की बिल्डिंग्स के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने लगे। उसके नतीजे में हमने ये देखा कि 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज़ हुआ, और ऑपरेशन सर्च लाइट के बाद हालात इतने ख़राब हो गए, मिलिट्री एक्शन के बाद हालात इतने ख़राब हो गए कि फिर हमने देखा कि 1971 16 दिसंबर को फॉल ऑफ ढाका हुआ और बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। इसके बाद जो मेरी नज़र में एक और ब्लंडर है वो तब पेश आया जब पाकिस्तान के एक और पॉपुलर लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 4 अप्रैल को फांसी दे दी गई। और उस फांसी में हमने ये देखा कि जैसे ये फांसी हुई तो उसके बाद तो एक पॉपुलर लीडर ने अपनी जान गंवा दी, लोग जिसके साथ थे, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा था वो तो वैसे ही पहले ख़त्म हो चुका था, जिसके साथ लोग थे अब लोगों के पास कोई लीडर नहीं रहा था। लेकिन इसके जो और नताइज थे वो ये थे कि पाकिस्तान में सिंपथी की सियासत का आगाज़ हो गया। अब लोग वोट मांगने जाते थे तो ये नहीं कहते थे कि हम आपके इशूज़ को रिजॉल्व करेंगे, बल्कि ये कहते थे कि क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी तो इस वजह से आप हमें वोट दें। और फिर वो जो एक नारा है कि आज भी भुट्टो ज़िंदा है, कल भी भुट्टो ज़िंदा था, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, उसके बाद ये नारा लगना शुरू हो गया। एक तो नुकसान इसका ये हुआ कि इश्यूज़ पे नहीं, अब सिंपथीज़ पे वोट देना शुरू कर दिया लोगों ने, और एक और नुकसान उसका ये हुआ कि फैमिली पॉलिटिक्स के साथ जो है पाकिस्तान में उसका आगाज़ हो गया। जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ थी वो आने लग गई, ख़ानदानी सियासत शुरू हो गई, बाप आया, फिर बेटी आई, फिर बेटी के बाद उसका मियाँ आया, मियाँ के बाद उसका बेटा आया, फिर दूसरी तरफ एक शरीफ, दूसरा शरीफ और तीसरा शरीफ। तो मेरी नज़र में ये वो सारे के सारे 5 ब्लंडर्स थे। इसके बाद मैं अगले 5 ब्लंडर डिस्कस करूँगा अपनी अगली वीडियो में, और मैं इस ब्लॉग को अख्ताम करूँगा राहत इंदौरी के कुछ अल्फाजों के साथ, और वो ये हैं कि बन के हादसा बाज़ार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो कल अखबार में आ जाएगा, चोरों चक्कों की करो कदर, क्या मालूम कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया।